जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैप्टर नंबर 4 में धातु और धातु में क्लास 8 का। ये आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। इस चैप्टर को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट से न मानते हुए आप लोगों को पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से दिखा रहा हूँ और कुछ बताता रहूँगा धातु और धातु के बारे में। जैसे कि धातु में होता है एक धातु, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, चांदी जैसे कुछ पदार्थ परिचित होते हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी प्रक्रियाओं से जानते होंगे। ठीक है, उसी में होता है धातु में चमक होती है जबकि अधातु में चमक नहीं होती है। सामान्य धातु अघातवर्धनी और तम्य होते हैं, अधातु नहीं होते। धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं परंतु अधातु नहीं होते। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। और कुछ उक्त क्रियाकलाप के पश्चात हम यह कह सकते हैं कि कठोर, चमकीले, अघातवर्ध तन्य धातु उष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें समानता ये गुण होता है धातु कहलाते हैं। धातु के उदाहरण जिनके मैंने आपको बता रखा है कि धातु के बारे में मैंने आपको बहुत चीज़ें स्टार्टिंग में बता दिए, और कुछ उदाहरण बता दे रहा हूँ। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम आयु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक लकड़ी हल्की हरी परत जम जाती है, जैसे कि काई के प्रकार एक झिल्ली जम जाती है जिसको कॉपर कार्बोनेट के मिश्रण कहते हैं, जिसका ये अभिक्रिया उपयोग करके आप उसको हटा सकते हैं। और अपने घरों में छतों पे इन सब चीज़ों को तो उपयोग देखा होगा, खासकर ये लोहे के बर्तनों में और स्टील के बर्तनों में लग जाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया करना, दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रक्रिया के होते हैं। ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, और धातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं बनते। कुछ क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस होते हैं। धातु और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। इन सब चीज़ों के बारे में है, आपने देखा होगा और सीखा होगा। और भी कुछ जानकारी के लिए आप हमसे कमेंट करिएगा। मैं इसके बाद जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा लाइन बेज लाइन में आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा। आपने कक्षा 7 में सीखा है रासायनिक अभिक्रियाओं के नए पदार्थ कैसे बनते हैं। पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके गर्म कर अथवा वैद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता तो वह तत्व कहलाता है। सल्फर एक तत्व है, इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इनमें बनने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं होती है। धातु और अधातु के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु हैं, शेष तत्व या तो अधातु हैं या अधातु हैं। उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। इस चैप्टर में हमने यही सब सीखना था, और मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ जिसमें बता रहे हैं निम्नलिखित में से किसकी पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। जिंक को किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है, और धातुओं का ये सब ब्लैंक भरना है और सही गलत का भरना है, और यहाँ पे मिलान करना है। दिखावट, कठोरता, अघातवर्धनी, तन्यता, ऊष्मा चालन, विद्युत चालन, ये क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के जो आप प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बट मैंने आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अब
अगले एपिसोड में आगे बढ़ता हूँ पढ़ूँगा, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।